तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जोसा 2021 में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और वो डॉक्यूमेंट कहां से बनेंगे। तो देखो जोसा में सबसे पहले क्या हुआ कि जोसा का जो शेड्यूल है वो रिलीज किया गया। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आप उन चॉइसेस को लॉक करते हो तो वो लॉक हो जाएंगी, और अगर आप उन्हें लॉक नहीं करते तो जोसा उन्हें जब लास्ट डेट आ जाएगी चॉइस फिलिंग की तो ऑटो लॉक कंसीडर कर लेगा, ऑटो लॉक हो जाएंगी चॉइस। जोसा में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लगता। तो आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने चॉइस फिलिंग कर ली। अब राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट हुआ। राउंड 1 से राउंड 6 तक सीट अलॉटमेंट चलने वाला है जोसा 2021 के लिए। तो राउंड 1 का मान लो सीट अलॉटमेंट हुआ और मुझे एनआईटी भोपाल के अंदर इलेक्ट्रिकल मिल गया। अगर मुझे मान लो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट हुआ और मुझे कोई सीट ही नहीं मिली, तो जोसा में जब तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होता तब तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, तब तक आपको कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तब तक आप एकदम फ्री बैठो, वेट करो अलॉटमेंट का। जिस भी राउंड में अलॉटमेंट आएगा उसी राउंड में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। तो मान लो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट हुआ, मुझे एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल मिल गया, तो अब मुझे क्या करना होगा? तो अब मुझे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होगी? तो एकदम सिंपल है, मुझे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेडी रखने होंगे, जो डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले मैं जोसा के पोर्टल पे लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के लिए अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, जो पासवर्ड है वो डालूंगा, वेरिफिकेशन कोड डालूंगा, लॉगिन करूंगा। तो मेरे सामने सीट अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट दिखेगा। वहां पे मुझे दिखेगा कि मुझे एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल मिला है। चलो ठीक है, ये मेरे को मिल गया। फिर मुझे वहां पे बोला जाएगा कि आपको बिलिंगनेस सबमिट करनी है। बिलिंगनेस में क्या, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा अपने अकॉर्डिंग। अगर आप फ्रीज कर दोगे तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फ्लोट कर दोगे तो आपका जो भी अलॉटमेंट आया है, मान लो एनआईटी भोपाल का इलेक्ट्रिकल, तो उसमें ऊपर वाली जो चॉइसेस हैं, मान लो एनआईटी भोपाल का इलेक्ट्रिकल मैंने 10 नंबर में भरा था, तो 10 नंबर के ऊपर वाली जो चॉइसेस हैं वो फ्लोट करने से मेरे लिए नेक्स्ट राउंड में कंसीडर की जाएंगी, गिनी जाएंगी। उससे नीचे वाली जो चॉइसेस हैं वो तो नहीं गिनी जाएंगी, लेकिन जो 10 के ऊपर वाली हैं वो नेक्स्ट राउंड में भी कंसीडर की जाएंगी। स्लाइड में क्या होगा कि एनआईटी भोपाल का इलेक्ट्रिकल मिला, अगर एनआईटी भोपाल का ऊपर ईसी भरा है मैंने, सीएस भरा है मैंने, तो स्लाइड कर दूंगा तो एनआईटी भोपाल में ही मेरा जो ब्रांच है वो चेंज हो जाएगा अगर सीट खाली रहती है तो नेक्स्ट राउंड में। ठीक है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया। आगे वाली जो वीडियो उसमें डिटेल में बताऊंगा, इन्हीं सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जब मुझे बिलिंगनेस सबमिट करना था तो मैंने सबमिट कर दिया। इसके बाद मुझे वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और वो डॉक्यूमेंट क्या होने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे अपलोड करना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं वो सबके सब पीडीएफ फॉर्मेट में करने हैं। एक डॉक्यूमेंट आपका जेपीजी फॉर्मेट में भी होगा, यानी सिंपल फोटो होगी, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आपको क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा या पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर क्लास 10th का मार्कशीट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। जो मिनिमम साइज होना चाहिए वो पीडीएफ का 50 KB होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 500 KB के अंदर, यानी 50 से 500 KB के बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सबके सब जो पीडीएफ वाले हैं। तो क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको क्लास 12th का ही मार्कशीट डालना होगा अगेन। एंड इसके बाद आपके पास जो कैटेगरी है, आपकी जो भी कैटेगरी लग रही है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रैल के बाद का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होने वाला है। और आपके पास नेशनल लेवल वाला होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट बना होता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके काम नहीं आने वाला है। अगर आप नेशनल लेवल पे ओबीसी में कंसीडर किए जाते, यानी ओबीसी एनसीएल हो, तो ही आपके सर्टिफिकेट काम आने वाले हैं। तो आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट लिंक भी दे दी है, तो उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट तक आप पहुंच जाओगे। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको अपलोड करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का,
ओबीसी वाले ओबीसी का, एससी एसटी वाले बच्चे उनका भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आपको सिंपली कैसे बनवाना है इसे बनवाने के लिए जो भी आपका ब्लॉक अधिकारी है या फिर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो तहसीलदार हैं, उनके पास जाइए। जो आईपीएस है मतलब जो अथॉरिटी रखते हैं, है ना, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसके पास जाइए आप। वहां पे आपको सिंपली अपना जो मेन सर्टिफिकेट है जो आपका ओबीसी का बना होगा, ईडब्ल्यूएस का बना होगा, एससी एसटी बना होगा, उसको लेके जाइए, अपना आधार कार्ड लेके जाइए और वहां पे आपको ये सिंपल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट आपको जोसा में मिलेगा उसको भर लेना है और उनके सिग्नेचर करा लेने हैं और उनका क्या पद है वो वहां पे दिया रहता है जगह, वो लिख देंगे अपने से, ठीक है। इसका आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी 10 दिन के करीब का टाइम बचा हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग जोसा के जो फॉर्मेट आए हैं उसमें अपने सर्टिफिकेट रेडी करवा लो, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे टाइम कम होता है तो बच्चे सर्टिफिकेट ही अरेंज नहीं कर पाते, जिससे कि सीट कैंसिल होने का खतरा बनता है। इसके बाद आपको क्या अपलोड करना है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपके आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे चले जाइए। वहां पे जब आप जाएंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट में वो सिंपली आपका पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो फिल करके और अपने सिग्नेचर कर देंगे। जो एमबीबीएस है, एमडी डॉक्टर है ना, उनके सिग्नेचर माने जाएंगे, ठीक है ना, वो ऑथराइज्ड होते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा और इसके बाद उसे भी आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पीडीएफ फॉर्मेट में क्या क्या लगाना है, क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, इसके बाद आपके पास होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपके पास होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। हालांकि जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर आया है, जो बिजनेस रूल आया है जोसा का, उसमें तो उन्होंने जो जेईई मेन का एडमिट कार्ड है उसकी भी रिक्वायरमेंट बताई है कि ये भी अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 4 एडमिट कार्ड है, किसे अपलोड करना होगा, ये बात वहां पे क्लियर मेंशन नहीं है। बाकी 2020 तक तो एडमिट कार्ड नहीं लगता था, ये जो 5 डॉक्यूमेंट मैंने बताए वही अपलोड करने होते थे। अगर आप जर्नल से हैं तब तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं लगता। इसके बाद आपको लगने वाला है बैंक पासबुक का फोटो या कैंसिल्ड चेक। बैंक पासबुक का फोटो और कैंसिल्ड चेक आप उन्हीं का डालना जो आपके रिलेटिव्स हो या फिर अपने पेरेंट्स का ही डालना, क्योंकि जो भी मान लो आप आगे चल के सीट विड्रॉ वगैरह करोगे तो जो सीट एक्सेप्टेंस फीस लगती है 35,000 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, 15,000 जो लगती है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, तो सीट विड्रॉ करने की कंडीशन में जो रिफंड आएगा ना वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो आपको अपने अपने पेरेंट्स का ही जो कैंसिल्ड चेक है, बैंक पासबुक का फोटो वो डालना है। और ये जो फोटो है ना, ये जेपीजी फॉर्मेट में यानी सिंपल फोटो होना चाहिए, पीडीएफ इसका नहीं बनाना। और इसका जो मिनिमम साइज है वो 20 KB और मैक्सिमम साइज जो है वो 180 KB के अंदर होना चाहिए, यानी 20 से 180 KB के अंदर का डॉक्यूमेंट एकदम क्लीन आपको अपलोड करना होगा। अगर कैंसिल्ड चेक नहीं है तो बैंक पासबुक का पहला वाला पेज का फोटो खींचो और उसको अपलोड कर दो, खत्म कहानी। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा रिव्यू एंड कंटिन्यू का। रिव्यू एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एक छोटी छोटी विंडो के अंदर दिखाने लगेगा। आपके पास चेक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करते जाइए, सेल्फ डिक्लेरेशन होगा वो, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा पे सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करना है। उसके लिए आप यूपीआई यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। आसान होता है ये पेमेंट करना, कोई कठिन नहीं होता है, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को 35,000 और जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी वाले उनको 15,000 पे करना होता है। जब सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा हो जाती है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है और जो आपकी बिलिंगनेस है जो आपने सबमिट की थी फ्री फ्लोट स्लाइड में, वो चला जाता है वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास। वहां से वेरीफाई होता है, कोई क्वेरी होती है तो वहां से आपको कॉल आएगा, उसका रिस्पॉन्ड करना होगा। जो नंबर रजिस्टर किया है जोसा के अंदर, जो जेईई मेन के अंदर नंबर रजिस्टर्ड था, उसी मेंबर पे और उसी मेल आईडी पे सारा डिटेल आएगा आप लोगों को। तो बस वहां पे आपको क्वेरी का रिस्पॉन्ड करना है और आपका डन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग डन हुई। तो राउंड 1 में मुझे एनआईटी भोपाल के अंदर इलेक्ट्रिकल मिला। इसके बाद मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की, मैंने विलिंगनेस सबमिट किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा किया। इसके बाद मेरा पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट था वो वेरीफाई हुआ। फिर मान लो मैं राउंड 2 में गया। अब राउंड 2 में मान लो मुझे एनआईटी भोपाल के अंदर ईसी मिल गया, तो क्या फिर से मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत है, फिर से मुझे रिपोर्टिंग करने की जरूरत है? जी नहीं, आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। तो जब भी जोसा के काउंसलिंग में आपको सीट मिलती है, चाहे वो 2nd में मिले, 4th में मिले, 6th में मिले,
तब एक बार आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है। इसके बाद आपका जो भी आगे का प्रोसीजर होगा वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके होंगे और अब आप अपनी बिलिंगनेस को चेंज कर सकते हैं। बिलिंगनेस में अगर आपने फ्री सेलेक्ट कर लिया तब तो आप जिस राउंड में फ्री सेलेक्ट किए उसी राउंड में आपका खेल खत्म, आप काउंसलिंग से हट जाओगे। लेकिन अगर आपने फ्लोट किया है, अगर आपने स्लाइड किया है, तो फ्लोट और स्लाइड को आप जिस राउंड में अपने अकॉर्डिंग चाहो तो चेंज कर सकते हो। वहां पे बिलिंगनेस सबमिट करने का ऑप्शन हर बार आएगा जब आपकी सीट अपग्रेड होगी। मान लो एनआईटी भोपाल का राउंड 1 में इलेक्ट्रिकल मिला, राउंड 2 में इलेक्ट्रिकल मिला, तो फिर वहां पे ऑप्शन नहीं दिखेगा। चाहूं तो मैं चेंज कर सकता हूं बट वो नहीं दिखेगा। लेकिन जब मेरी सीट बदल जाएगी, एनआईटी भोपाल में राउंड 2 में ईसी हो गया, तो फिर से मुझसे पूछा जाएगा कि अब आप अपनी सीट को क्या करना चाहते हैं, फ्लोट करेंगे, फ्रीज करेंगे या फिर स्लाइड करेंगे, तो उनमें मुझे ऑप्शन चूज करना होगा। तो ऐसे कंप्लीट काउंसलिंग होती है। जब आपको सीट अलॉटमेंट होगा तभी आपके डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा और एक ही बार आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। कुछ डाउट्स ऐसे बच्चों के आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं जोश और सीएसईबी 2021 के दौरान। एंड अगर आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने कांटेक्ट डिटेल्स दे रखी हैं। आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके और चॉइस फिलिंग के लिए या फिर कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको एक बेटर कॉलेज दिलाने में बहुत मदद करने वाला है। तो मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत। जय हिंद।